नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। दोस्तों, 34 साल के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये क्या है नई एजुकेशन पॉलिसी, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें नया क्या है, यही सब समझने के लिए, जानने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शिक्षाविद हैं, अर्थशास्त्री हैं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष और डीन ऑफ एकेडमिक्स रहने के साथ साथ गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में डायरेक्टर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लंबा अनुभव है, यूनिवर्सिटीज़ को रन करने का, कॉलेजेस को रन करने का एक बहुत बड़ा अनुभव डॉक्टर साहब के पास है। आज हमारे साथ हैं नई शिक्षा नीति के जो भी इस समय पे सवाल हैं लोगों के मन में उभर रहे हैं, उन पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जो भी चीज़ें आ रही हैं लोगों तक, वो यही है कि एक पॉलिसी आई है, 34 साल के बाद एक पॉलिसी आई है। तो पॉलिसी क्या होती है और ये पॉलिसी क्या है, इसमें नयापन क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, यही एक जनरल हमारे सवाल हैं लोगों के, तो उसी के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू अविनाश। सबसे पहले तो शायद ये जानना ज़रूरी है कि एक नीति होती क्या है जी, और शिक्षा नीति जो है वो उसका क्या मतलब है जी, उसका क्या भूमिका है समाज में और शिक्षा संस्थानों में जी, ये किस तरह से महत्वपूर्ण रहती है। और इस समय जो भारत में किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत उभर के आ रही है। अगर हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाएं जी, तो ये हिंदुस्तान में तीसरी जो है वो नीति है। सबसे पहली जो है 1968 में DS कोठारी की, जो कि उसमें UGC के चेयरमैन थे, उनके चेयरमैनशिप में बनी थी, तो उसको जो है सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था। फिर उसके 18 साल बाद 1986 में नई नीति आई, जिसके अंदर जो है 1992 में कुछ परिवर्तन किए गए और यूँ कहिए कि 34 साल बाद जो है अब जो है नई शिक्षा नीति जो है, तीसरी शिक्षा नीति जो तीसरी पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी है, वो हमारे सामने है। दो तीन चीज़ें मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि जो है हमारा विचार विमर्श जो है उसको एक ठीक दिशा दी जाए। एक तो यह कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जी, जो कि भविष्य के विज़न जो है, उसकी जो भविष्य की परिकल्पना जो है या भविष्य की जो दृष्टि है जी, वो हमारे सामने रखती है कि आगे आने वाले समय में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है और उसके लिए क्या जो है उसका मोटा मोटा ब्रॉड जो है फ्रेमवर्क या रूपरेखा, उसकी क्या होगी। बिल्कुल, ये दो चीज़ें उसमें होती हैं। पहली बात है कि ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जी, पहली बात तो हमें ये रखनी चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कानून है। ये सिर्फ दिशा निर्देशन देती है कि आपकी आने वाली शिक्षा जो है व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इसमें से कुछ चीज़ें लागू भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें रह भी सकती हैं। लागू करना जो है वो दूसरे स्टेज की बात है, मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। तो ये जो ब्रॉड जो है ढांचा है, ये स्पष्ट है कि शिक्षा जो है उस समय जिस समय वो शिक्षा नीति लगाई जाती है, कम से कम उसका विज़न जो है 50 साल 100 साल लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये नीतियाँ जो है रोज़ रोज़ ना बदली जा सकती हैं, ना जो है ढांचों को बदला जा सकता है इतनी आसानी से। ये एक लंबी प्रक्रिया से ही होकर के निकलती हैं जी। अब ये है कि क्योंकि पहली नीति जो है आज से 34 साल पहले आई थी, 34 साल में देश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं, समाज में भी कई परिवर्तन आए हैं, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए हैं, टेक्नोलॉजी में इतना चेंजेस आए हैं। तो जाहिर है कि इतनी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी
आज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जो है इसका जो विज़न है, इस डॉक्यूमेंट है, वो ये कहता है कि हम इस तरह की शिक्षा प्रणाली बनाना चाहते हैं जो कि 21st सेंचुरी जो है जी, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं, और उस समय के लिए जैसे हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जैसे व्यक्ति चाहिए, ह्यूमन बीइंग चाहिए, उसके फॉर्मेशन के लिए हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये शिक्षा नीति बनी का जो रूपरेखा बनाई गई। जी, तो इसलिए जो है ये हम 21वीं शताब्दी के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसलिए जिस समय हम इसका मूल्यांकन भी करते हैं जी, तो हमें कभी जो है किसी पॉलिटिकल जो कलर के साथ जो है इसको नहीं देखा जाना चाहिए, ना होनी चाहिए, ना होनी चाहिए। क्योंकि राज सत्ता में जैसे गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल आज बीजेपी की है, लेकिन ये तो 5 साल के लिए है। शिक्षा नीति जो ये बनाई है इसमें कहा गया है कि 2040 तक तो ये रहेगी, और उसके बाद भी जो है ये चल सकती है। तो इसलिए जो है जिस समय भी हम एक शिक्षा नीति बनाते हैं या कोई पॉलिसी बनाते हैं, उसका फ्रेमवर्क विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। तो ये जो है आज जो हम बात करेंगे, ये शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हम पहले 10 सालों में तो शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन करेंगे जी, 2030 तक, और 2030 से 2040 तक इसको चला के देखेंगे फुल फ्लैश्ड, और उससे जो है देखेंगे कि हम किस तरह से जो है ये हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। अगर ज़रूरत होगी तो उसमें जो चेंजेस किए जाएंगे 1940 के बाद किए जाएंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि शिक्षा हमारे यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी समवर्ती लिस्ट में है, जिसके ऊपर कानून जो है हिंदुस्तान की सरकार भी बना सकती है और जो है स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना सकती है। इसलिए इसको जो है जिसमें आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसकी जो स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी के लिए जितने कानून कायदे चाहिए, फॉर एग्जांपल आप जो है हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लिए तो पार्लियामेंट में बनेगा जी, और जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी जो है उनके लिए लॉज रेगुलेशन जितने भी हैं वो सारे स्टेट असेंबली से बनेंगे जी, तभी जो है उसको हम ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे। इसीलिए जो है ये सारा कुछ करने के लिए 10 साल का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये जो एक लोगों के दिमाग में जो चीज़ बन गई कि नई शिक्षा नीति आ गई है तो ये जैसे कल से ही लागू हो जाएगी और ये सब कुछ बदल जाएगा एकदम से, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि आप ये देखिए ना कि फॉर एग्जांपल हर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए उसका एक्ट होता है, वो एक्ट जो है असेंबली से पास होना चाहिए जी, एक्ट जो है बनाना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है रेगुलेशन बनाने हैं, उसके लिए स्टैचूट बनाने हैं, वो एक दिन का काम तो है नहीं जी, मतलब ये एक फेज्ड तरीके से ही इम्प्लीमेंट हो पाएगी। कुछ अभी करेंगे, कुछ धीरे धीरे करके हम ये कहते हैं कि 2030 तक लगभग पूर्ण रूप से ये लागू हो जाएगी। लेकिन कुछ एक चीज़ें के लिए तो हमने अभी भी 2035 रखा हुआ है जी। फॉर एग्जांपल एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो ऑटोनोमस बनेंगे, एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। उसके लिए हमने कहा कि ये 2035 तक होगा, तो इसलिए एक ही दिन में सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता जी। एक तो यही। दूसरी चीज़ जो है हम परिवर्तित करके अभी जैसे मैं कह रहा था कि क्योंकि छोटे छोटे कॉलेज हैं, एक एक डिसिप्लिन है, एक एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हैं, तीन सब्जेक्ट हैं, लेकिन उच्च शिक्षा का अर्थ कुछ और है जी। उच्च शिक्षा में तो है कि ऐसे व्यक्ति बनाना जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करके ताकि क्रिएटिवली अपनी ज्ञान को यूज़ कर सकें जी। उसके लिए रिक्वायरमेंट ढांचे की, किसी और किस्म के ढांचे की ज़रूरत है जी। वैसे मैं इशारा करने के लिए है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे IITs हैं, IIMs हैं या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जी, इनके ढांचे पहले ही जो है बिल्कुल दूसरे किस्म के हैं जी, और जो बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं इनके बिल्कुल ढांचे और किस्म के हैं। इससे ये आने वाले भविष्य की ज़रूरतों को पूरा
नहीं कर सकते, इसलिए ये विजुलाइज किया गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बनाई जानी चाहिए। तीसरा उद्देश्य इसका ये है कि हायर एजुकेशन में इस समय जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है, यानी कि प्रवेश होने की दर है, का मतलब ये है कि जितने बच्चे 12वीं पास करते हैं, स्कूल पास करते हैं जी, उसके बाद कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं जी, वो इस समय लगभग 26% है। और बहुत से कंट्रीज़ के अंदर तो 70% है, 80% है। और हमारा टारगेट ये है कि हम 2035 तक जो है हम इस ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को 50% कर दें। ओबियसली 26 से 50% करने के लिए जो कॉलेजेस हैं उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन के अंदर फैसिलिटीज़ भी लगभग डबल करनी पड़ेंगी जी। और इसलिए जो है और उसके लिए जो है सुविधाओं के लिए भी सारे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें विजुलाइज की हैं कि हम जो है ये 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है जितनी उसको डबल करने की ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करें। डॉक्टर साहब यहीं पे एक सवाल है। हाँ जी। ये कहा जा रहा है कि एनरोलमेंट तो हमें डबल करनी है, ये इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है, लेकिन कॉलेजेस की संख्या, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की संख्या कम करने की बात की जा रही है। मैं थोड़ा इस बात को जी भी क्लैरिफाई करने के नेक्स्ट जो है मैं यही करने जा रहा हूँ जी कि मैंने ये कहा कि छोटे छोटे बहुत कॉलेज हैं, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, जी कि ये जो है मतलब जो है विखंडीकरण है, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में हम एजुकेशन दे रहे हैं। अब समस्या ये है टीचर्स की, अगर आपने पूरी सैलरी देनी है और सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो एक जो है स्टूडेंट्स का नंबर भी एक सर्टन मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो वो वायबल ही नहीं होगा। अब मैं उदाहरण दे, जैसे इसमें हिंदुस्तान की स्थिति है लगभग 20% इसमें 40,000 के लगभग जो है कॉलेजेस हैं और 800-900 जो है यूनिवर्सिटीज़। कॉलेजेस के अंदर 20%, एक पाँचवा हिस्सा जो है कॉलेजेस वो हैं जिनमें केवल 100 स्टूडेंट से कम है जी। एक तो ये है, तो उनके अंदर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं, सारी फैसिलिटीज़ दें, हर किस्म का टीचर रखें और उनको सैलरी दें, ये फिज़िकली दुनिया में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं हो सकता जी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जब हमने पूरी दुनिया के अंदर नज़र घुमा करके देखते हैं, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो हम यूरोप, हम यहाँ इसमें खास करके यूएसए का ज़्यादा ध्यान करते हैं, यूएसए की एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे ला रहे हैं जी। पर ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। रशिया में भी, चाइना में भी, मैं दोनों जगह गया हूँ, जी। मैं यूएसए भी गया हूँ, सभी का जो एजुकेशन सिस्टम है उनके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेजेस में 3,000 से कम और 5,000 के बीच में है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 20-25 हज़ार से कम स्टूडेंट नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि सारी फैकल्टीज़ क्यों होनी चाहिए। देखिए हमारे इस एजुकेशन में पहले ही कमी ये है कि हमने क्या किया है कि सारी एजुकेशन जो है वो डिसिप्लिन्स में बांट रखी है। इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स जानता है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का नहीं जानता, उसको आर्ट्स का नहीं पता, उसको साइंस का नहीं पता। तो सारे डिसिप्लिन जो है लगभग पिछले 100 साल में ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम जब से शुरू हुआ उससे जो है एजुकेशन का भी, ज्ञान का भी, नॉलेज का भी कंपार्टमेंटलाइज हो गया। नोट करिएगा कि नॉलेज एक है लेकिन उसको हमने डिवाइड जो किया है वो कन्वीनियंस के लिए किया है, लेकिन वो कन्वीनियंस जो है ना एक इसमें बाधा के रूप में हमारे सामने आ रही है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसे समाज की विश्लेषण करना, सोशियोलॉजी वाला तो जो है फैमिली रिलेशन, सोशल रिलेशंस की बात ही करेगा, इकोनॉमिक रिलेशंस का उसको पता ही नहीं है।
पॉलिटिकल रिलेशंस का उसको पता ही नहीं है, इकोनॉमिक रिलेशंस का पता ही नहीं है। तो ये जो फ्रेगमेंटेड नॉलेज वाले हम ट्रेंड कर रहे हैं लोग, वो जो है किसी भी तरीके की आगे जो है जो समाज को ज़रूरत है उसको पूरा ही नहीं कर सकते। इसलिए ये विजुलाइज किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़रूरी थोड़ी है कि साइंस का व्यक्ति जो है उसकी प्रतिभा जो है आर्ट्स में भी हो सकती है, कल्चर में भी हो सकती है। हमें कम से कम उसको मौके तो अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए कि वहाँ पे भी वो करे। हमारा अल्टीमेट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, कि ये राउंडेड पर्सनैलिटी बनाए जी, फुल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, उनका साइंटिफिक टेम्पर्ड बने, उनकी जो है एनालिसिस करने की कैपेसिटी जो है कहीं ज़्यादा हो, बिल्कुल, ना कि ये हो कि सिर्फ जो है आप नौकरी के लिए एग्ज़ाम के लिए जो है। इवन नौकरी के लिए भी मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि जो हम इसमें ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं, 90% किसी भी नौकरी के फिट नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिसफंक्शनल हो चुका है, उसको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, ताकि जो है मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को भी ये पूरा करें। इसीलिए स्किल की बात, इसलिए स्किल की भी जो है, अच्छा स्किल भी जो चाहिए हैं 21st सेंचुरी के लिए, स्किल ऐसी नहीं चाहिए जिनको कि हम कहते हैं लीनियर, जैसे 2-2-4 करना है, या जो है लीनियर स्किल्स हैं जी, मतलब जो है मल्टीपल स्किल चाहिए। अगर आप जो आर्किटेक्ट हैं तो आप जो है उसके साथ फाइन आर्ट्स का भी आपको सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। आपको जो है क्रिएटिव दूसरे डिसिप्लिन जो हैं, जो कोई अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता जिसको कि सोशल साइंसेस का ज्ञान ना हो, क्योंकि डील तो आपने इंसानों से करना है, इंसानों से थोड़ी करना है। तो इसलिए जो है ये किया गया कि जो ये फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अगर आपने ठीक होलसम एजुकेशन देनी है तो आपको बड़े इंस्टीट्यूशन ही बनाने पड़ेंगे, और दुनिया सारी में सभी एडवांस कंट्रीज़ में यही व्यवस्था है। अब हमने ये छोटे छोटे कॉलेजेस जैसे खोलना शुरू कर दिया है क्या वैसे। अब आप देखिएगा कि पिछले 10 साल में हरियाणा में कम से कम 100 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस खोल दिए हैं, छोटे छोटे कस्बों में खोल दिए हैं। ना वहाँ पे टीचर है, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई पढ़ाने के तरीके, सिर्फ पॉपुलिज्म जो है उसको मीट करने के लिए आपने पढ़ा दी। अब हम पूरा पता है हमें कि इन कॉलेजेस की जितनी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी खोल दिए। तो वो एजुकेशन नहीं है, बच्चों के साथ हम धोखा कर रहे हैं उसके साथ। इसलिए जो है अगर हमने मीनिंगफुल एजुकेशन देनी है तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम जो है अच्छे कॉलेजेस, बड़े कॉलेजेस, उनमें सुविधाएं दें। अगर दूर से बच्चा आता है, उसको हम कहते हैं कि जो गरीब बच्चा नहीं आ सकता, उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दें, उसकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट दें। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो हैं हायर एजुकेशन के, छोटे एजुकेशन सिस्टम जो है, ना तो रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना टीचर्स के यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमल हो सकते हैं। इसलिए जो है हमें बड़े इंस्टीट्यूशन ही बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मैं यहीं पे एक छोटी सी बात, क्योंकि ये हायर एजुकेशन से तो नहीं है, स्कूल एजुकेशन से है। RTE लागू हुआ और उसमें ये रखा गया कि 8वीं तक के बच्चों को आप फेल नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन सिस्टम आपको लागू करना पड़ेगा और उसको इवैल्यूएट करेंगे, जज करेंगे और उसको जो कमियां साथ की साथ है उनको दूर करते जाएंगे। बहुत अच्छा पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट आया था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसका हुआ क्या? आज इतने साल के बाद जो सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है, उसी सरकार ने ये कहा कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, 8वीं के बच्चे को आपने ऐसे ही पास कर रहे हो। मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि हम लागू क्या करने वाले हैं और लिख क्या रहे हैं। मतलब ये एक चीज़ है ना, जिस समय हम RT लाए जी, और उस जिसमें हमने ये फैसला किया कि बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं करेंगे जी, ये तो कर दिया, लेकिन उसको सिस्टम को लागू करने के लिए जो ज़रूरतें थी जी, तो पढ़ने पढ़ाने का जो तौर तरीका था उसमें कोई परिवर्तन किया नहीं, वो परिवर्तन नहीं किया, इसलिए वो सिस्टम फेल हो गया। जी, तो इस समय पे ज़रूरत क्या थी? इसलिए जो सिस्टम को एक मिनट
उसी सिस्टम को जो है देखते हुए अब जो नया सिस्टम आया है 5+3+3+4, उसके अंदर जो प्रपोज्ड है कि पहले 5 साल क्या पढ़ाना है जी, कैसे पढ़ाना है जी, फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे अब हमारे जो है जो आंगनवाड़ी है जी, या प्री प्राइमरी जो ये क्या कहते हैं किंडरगार्टन नर्सरी जो है ये क्लास कि पहले 3 साल आप एक तो पहले ये अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की उसमें जो अंडरलाइंड है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि भैया एक बच्चे का दिमाग ब्रेन जी 85% 6 साल की उम्र से पहले डेवलप हो जाता है जी, और 15% दिमाग ही 6 साल के बाद में डेवलप जी, इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल की उम्र तक वाली जो शिक्षा है वो इस तरह की होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है उसकी क्रिएटिविटी जो है डेवलप हो जाए जी, या उसकी सोचने की ताकत बढ़ जाए। इसीलिए और बढ़ती कैसे है, 3 चीज़ें आइडेंटिफाई हमने जी, कि भाई प्ले बेस्ड जी, कि खेल खेल के अंदर जो है वो सीखे, एक्टिविटी बेस्ड, तीसरा फिर एक्सपेरिमेंट बेस्ड। बजाय कि किताबें पढ़ाने के उसको अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो खेल में जो सीखेगा या एक्टिविटी करके सीखेगा या एक्सपेरिमेंट करके देखेगा सीखेगा, वो एजुकेशन है। वो रिक्वायरमेंट तो हमने पूरी की नहीं और हमने जो है 8वीं तक जो है बिना टिकट जो है उनको जो है भेजना शुरू कर दिया। इसीलिए प्रॉब्लम ये हुई कि 5वीं 6ठी में हो गया बच्चा, दूसरी क्लास की जो है मैथमेटिक्स गिनती नहीं जानता। बिल्कुल तो मतलब ये जो है प्रॉब्लम RTE में नहीं थी, प्रॉब्लम थी सिस्टम में मैं वही कह रहा हूँ जो अब ये कह रहे हैं। अब ये देखिए अब सिस्टम मैं तो पहले अभी तक यही कह रहा हूँ डिज़ायरेबल क्या है। हाँ इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी खूबी ये है जी, कि इसने जो हमारे सिस्टम में क्या चाहिए उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं और उन कमज़ोरियों को कैसे दूर किया जा सकता है इसको बाखूबी जो है डॉक्यूमेंट किया है। इसका ड्रॉबैक क्या है इसका इस एजुकेशन पॉलिसी का? कौन सी का? इसका जो नई आई है, देखिए आपने कहा इसकी खूबी के बारे में बताया। हाँ। तो अगर एक शिक्षाविद होने के नाते हाँ। मैं आपसे पूछूं कि खूबी तो आपने बता दी, हाँ। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा ड्रॉबैक क्या है? मेरी नज़र में तो आज की डेट में आज की सिचुएशन के हिसाब से जी, इसमें ड्रॉबैक मुझे नज़र नहीं आता। जी, ड्रॉबैक तो उस समय पता चलेंगे जिसमें इसको 5, 10, 20 साल जो है इम्प्लीमेंट किए हुए होंगे, तब पता चलेगा कि क्या ये जिन उद्देश्यों के साथ लगाई गई थी उसको इसने पूरा किया है या नहीं पूरा किया। अगर नहीं पूरा किया होगा तो हम कहेंगे ड्रॉबैक्स हैं। तो आज जो है इसके जो ऊपर जो है हम 20 साल बाद की जो है अगर ड्रॉबैक का मुझे आज ही पता हो जाए तो मैं आज ही उसको रेक्टिफाई करने के लिए नहीं कह दूंगा। जी, अभी जैसे डॉक्टर साहब आपने अभी बताया कि ये जो 5+3+4 तो इसमें जो अभी इसमें बताया जा रहा है, जो जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि आपने बहुत एजुकेटेड टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स लगाए थे पिछली पॉलिसीज़ के हिसाब से। पिछले ढांचे जो बनाए गए थे बहुत ट्रेंड टीचर्स थे और उन टीचर्स के साथ एजुकेशन आपने दिलवाई। और आप ही बता रहे हैं ऐसा कि जो 6ठी क्लास का बच्चा भी हिंदी नहीं लिख पा रहा। हम कैसे उम्मीद करें कि एक आंगनवाड़ी टीचर जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो, और उसके बाद गांव के कुछ यूथ फ्री में पढ़ाएंगे और हम बच्चों को अच्छा डेवलप कर ले जाएंगे? देखिए इसकी संभावना कैसे? आप पहले तो प्रोपेगेंडे की बात अलग है, पहले तो हम ये समझें कि इस पॉलिसी में है क्या। जी, है मुश्किल ये हो रही है कि जितना भी हवा में बातें चल रही हैं ना वो, और जो कहा गया है पॉलिसी क्या कहती है, मैं कहता हूँ विज़न देती है और उसकी जो है फ्रेमवर्क देती है। जी, जी, आपको जो इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजी तो अगली बात है। जी, हम जो है पहली तो इसलिए जो है कि आपने अभी कहा कि पहली तो बात यह है कि जो स्कूल टीचर की ट्रेनिंग है
उसमें फंड एब्सोल्युटली जो है नई किस्म की एजुकेशन टीचिंग होगी। बिल्कुल। ये जो बीएड है, आप ये बताइएगा 60-70% कॉलेज जो बीएड डिग्री देते हैं नॉन नॉन अटेंडिंग। उनकी स्किल बनती नहीं है। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस एजुकेशन की ज़रूरत होगी उसके ये कोई पढ़ा ही नहीं सकता। 4 साल की टीचर ट्रेनिंग होगी, बीएड जो है वो 4 साल की होगी। 4 साल में भी उसके 4 किस्म की स्पेशलाइजेशन होंगी। एक जो नर्सरी वालों को, जब प्राइमरी वालों को पढ़ाएगा उसकी ट्रेनिंग अलग किस्म की होगी, मिडिल क्लासेस को पढ़ाने के लिए अलग किस्म की होगी, और जो हायर सेकेंडरी मतलब +2 जो है 10th तक और 12th तक की जो है अलग से ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के कंपोनेंट ही 4 साल के अंदर अलग अलग होंगे और आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं प्राइमरी का टीचर बनना चाहता हूँ, मतलब पहले 5 साल वाला बनना चाहता हूँ, 3 साल वाला बनना चाहता हूँ, नेक्स्ट 3 साल वाला बनना चाहता हूँ, या 4 साल वाला अगले हायर एजुकेशन का बनना चाहता हूँ। आज ही जो है 4 साल की ट्रेनिंग आपको उसी चीज़ की मिलेगी। आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें ट्रेनिंग पे जोर दिया जाएगा। नहीं, मूलभूत चेंज कर दिया है इन्होंने जी। जो टीचर्स, दूसरी बात जी, कि टीचर्स ट्रेनिंग के सारे ये कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है। और सिर्फ जो है टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स बड़े कॉलेजेस में होगी या यूनिवर्सिटीज़ में होगी। जो पिछली कमेटीज़ बनी हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस रही हैं, उसमें ख़ास तौर पे ये रहा कि संवैधानिक मूल्य जो हैं वो शिक्षा का बहुत ही अभिन्न अंग होंगे, और उसमें सेकुलरिज्म जो है ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। तो इस पॉलिसी में क्या है, उसको लेके क्या ऐसा है? ये जो नया डॉक्यूमेंट जी बनाने से पहले सरकार के पास 2 लाख जो है ऑब्जेक्शन राइट जी, उनका जवाब देते हुए इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है इसमें भर दी। अच्छा। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ वर्ड कम से कम 10 बार होगा। जी। जो पहले था ना कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की नहीं की। हाँ ठीक है कि इसके अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वर्ड नहीं है, लेकिन ये वर्ड ना यूज़ करते हुए जो बाकी 10 चीज़ें लिखी हैं वो सारी दे ऑल अमाउंट टू सेकुलरिज्म। अब ये है क्योंकि ये इससे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है जी, उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाते हुए इन वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जी, है, जो कि एक क्वेश्चन मार्क तो है जैसे आप कह रहे हो। लेकिन जो बातें और लिखी हुई हैं वो सारी इसी तरफ इशारा करती हैं कि एजुकेशन क्रिटिकल थिंकिंग हो, जी, फ्री एनवायरनमेंट में हो। जब क्रिटिकल थिंकिंग हो, फ्री एनवायरनमेंट में हो, तो जो है वो सोचने की ताकत लोगों की बढ़ेगी। तो सेकुलरिज्म के लिए जो है आपको इंटीग्रिटी हो, ह्यूमैनिटी हो, ये मैं जो है मतलब जितनी बातें उन्होंने लिखी हैं वो सारी बातें जो हैं इन ए वे कवर्ड हैं। सिर्फ ये जो है क्योंकि इन शब्दों के बारे में ये पॉलिटिकल पार्टी इन पावर जो है वो सेंसिटिव है जी, तो इसलिए जो है उन्होंने ये इसको जो है वो नहीं वर्ड यूज़ किया, जो कि अपने आप में ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ जो है जिसके बारे में इनकी शिकायत ये है कि भगवाकरण हो जाएगा एजुकेशन का, कि जो है इन्होंने कहा कि इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशंस नालंदा वगैरह वगैरह जो है हम उनके अंदर हमारा जो है पिछला एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस था। और ये देखिए मैं इसके बारे में मेरी समझ ये है जी, कि ये अच्छी बात है कि हमारी जो देश की अच्छी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस रही हैं जी, हमारी एजुकेशन के रूट्स उसी में हों, और उससे जो है उसके बाद जो पिछले 2000 साल में जैसे जैसे हमारी जो वैल्यूज़ बनी हैं वो वैल्यूज़ भी उसमें शामिल होती है। प्रॉब्लम सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, अगर हम आज से 2000 साल पुराने की भी अब इंडियन फिलॉसफी की बात करें, हमारे इंडियन फिलॉसफी की 6 मुख्य धाराएं थी जी, उनमें से 4 जो हैं वो मटेरियलिस्टिक थी। जी बिल्कुल। अगर हम कहें कि हम हिंदुस्तान की फिलोसफिकल
ट्रेडिशंस को रूट बना करके करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ जिस पे हमें इतराज है शायद हो ही ना। दूसरा हमें ये करना है, हमारी सारी ट्रेडिशंस जो हैं वो रैशनल नहीं होती जी। हम ये कहें कि जो उनमें प्रोग्रेसिव हैं, जो साइंटिफिकली करेक्ट हैं, उनको जो है प्रमोट करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे जी। अब हिंदुज़म या हिंदू फिलॉसफी और हिंदुत्व जो है शायद ये अलग अलग इशूज़ होंगे जी। हिंदुत्व मेरी नज़र में जिस तरह का जो आरएसएस ब्रांड है वो सारे हिंदुज़म या हिंदू फिलॉसफी को रिप्रेजेंट नहीं करता जी। यही सबसे बड़ी आलोचना भी है। लेकिन अगर हम कहें कि हिंदुस्तान की एंशियंट फिलॉसफी के ट्रेडिशंस के साथ हम अपनी एजुकेशन को लिंक करेंगे तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा बात नहीं। जी। डॉक्टर साहब, इसको समेटते हुए सिर्फ एक चीज़ है, आपने कहा कि ये जो पॉलिसी है बहुत अच्छी फ्रेम हुई है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और बहुत आगे का विज़न इसमें दिखाई देता है, लेकिन क्या इस विज़न को लागू करने के लिए जो संसाधन चाहिए, इसको लागू करने की जो ज़रूरतें हैं, क्या हम अभी या निकट भविष्य में इसको लगता है आपको कि ये लागू हो सकने वाली चीज़ें हैं? क्योंकि अभी तक तो 40 लाख टीचर्स की ज़रूरत अभी महसूस की जा रही है इस समय पे, जबकि हम ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट आगे होनी नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए बात ये है जी। जहाँ तक रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, साधन तो हमारी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करते हैं जी। हैं। कभी भी किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एजुकेशन की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं नहीं समझता कि कभी साधनों की कमी हो सकती है, सिर्फ कमिटमेंट की कमी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर जो है देश की, राष्ट्र की और जो है गवर्नमेंट्स की ये एजुकेशन प्रायोरिटी नंबर 1 होगी 21st सेंचुरी के अंदर, अगर आपने जो है आप ये तो कह रहे हो कि हम जो है इंटेलेक्चुअल गुरु बनना चाहते हैं दुनिया का, तो गुरु तो जो है बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना लोगों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बना नहीं जा सकता, वो नारा ही रह जाएगा जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जो है गवर्नमेंट जो है, नेशनल गवर्नमेंट और समाज दोनों जो है डिटर्मिनेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो मैं नहीं समझता कि नहीं हो सकता। फाइनल कमेंट आप क्या करना चाहेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके और पॉलिसी को लेके, और कितनी संभव है इस टोटल चीज़ को लेके? एक फाइनल कमेंट आप करें। मैं पहले ही शायद कह चुका हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान काम नहीं। इट रिक्वायर इसके लिए जो है बहुत हाई लेवल की कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट, ब्यूरोक्रेटिक कमिटमेंट एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स चाहिए, और उसको हमने इनकलकेट करना है। मैं नहीं समझता कि आज अगर हम ये कल्चर IIT, IIM और JNU में पैदा कर सकते हैं, ये खरखोदा के कॉलेज में भी की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पे उतनी इन्वेस्टमेंट की जाए जितनी वहाँ पे आप कर रहे हो, और उसके लिए साधन मेरी नज़र में कोई कमी नहीं है। साधनों के लिए प्रायोरिटीज़ जो हैं, नेशनल जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसका क्वेश्चन है। जी शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पॉलिसी के बारे में बताया, और साथ में ये भी रखा कि ये पॉलिसी एक कागज़ है, पहले भी पॉलिसीज आई हैं, उनमें बहुत सारी बातें, अच्छी बातें भी रही हैं, बहुत अच्छी बातें रही। जैसे 6% GDP वाली बात थी, वो पहले भी कॉमन स्कूल सिस्टम जी हमने 68 में DS कोठारी ने कह दिया था जी, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये कितना इम्प्लीमेंट होगी, इसको कितना जो पॉलिटिकल विल है इसके पीछे वो कितनी रहेगी, इस पर डिपेंड करेगी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।